नमस्कार दोस्तों, मैं आपके बीच राकेश चौधरी ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर पे आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं दोस्तों। और आपको पता है कि आज यानी कि 1 जनवरी 2024 यानी कि नव वर्ष आपके सामने आ चुका है, लेकिन आपके जो सपने थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए दोस्तों। तो किसी कारणवश 2023 में आपने जो भी गलतियां की हैं उनमें आप सुधार करिए, या चाहे वो पढ़ाई से हो चाहे वो फिजिकल से रिलेटेड हो। क्या होता है अक्सर कई कई बच्चे पेपर को क्लियर कर लेते लेकिन फिजिकल में यानी कि कमज़ोर रहते, तो फिजिकल को भी स्ट्रॉन्ग बनाइए, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य ग्रहण कीजिए दोस्तों और अच्छी पढ़ाई को ग्रहण कीजिए। तो आप जुड़े रहे हमारे ऑक्सफोर्ड करियर सेंटर यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। और ऑफलाइन आप पढ़ना चाहते हो तो दोस्तों ऑफलाइन के लिए भी हमारे संस्थान में आ सकते हो। तो इसका जो लोकेशन वगैरह डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए गए उस पर से आप कॉल करके पता कर सकते हो दोस्तों। तो अपने सेशन को अपन शुरू करने से पहले एक ही आपसे बात कहना चाहता हूँ, तो कुछ भी हो जाए दोस्तों, अब की बार 2024 में अपने माता पिता का सपना पूरा करना है। अगर अपने माता पिता का सपना पूरा करना है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में या चैट सेक्शन में लिख के बताइए जय हिंद वंदे मातरम। और एसएससी जीडी और एसएससी जीडी के साथ साथ आपके रेलवे हो गई, यूपी पुलिस हो गई, तो ये बहुत तकड़ी भर्तियां हैं जो आपको फरवरी मार्च में एग्जाम जब दोगे आपको पता चलेगा। जिनका दिल्ली पुलिस का पेपर क्लियर हो गया उनको बहुत बहुत बधाइयां। फिजिकल में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि 2024 लग चुका है। यानी कि आप बोलते हो कि सर नया साल आ गया, कुछ नया कुछ करते, पुराने को हमने छोड़ दिया, तो वो नया कुछ करना है। बस एक ही काम करना है, माता पिता की आंखों में जो आपने आंसू देखे थे वो अब नहीं होने चाहिए, तो अब उसमें खुशियों के आंसू होने चाहिए। तो दोस्तों सारे विद्यार्थी जय हिंद वंदे मातरम लिखिए। आज़ाद हमारे बीच में जुड़े हैं, जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों सेशन को एक बार दबा के शेयर करें, सभी को बताइए कि क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो देखिए आज के अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में पड़ता है। तो हर एक क्वेश्चन का आप जवाब दोगे, कॉपी पेन साथ रखोगे, कोई क्वेश्चन गलत होता है उसको दोबारा गलत नहीं करना। तो नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये गुजरात में पड़ता है या अरुणाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। अगर बात की जाए तो दोस्तों हमारे देश में जो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है ना वो टोटल 106 है। कितनी है भैया? 106। 106 में सर्वाधिक जो राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं वो कहाँ पड़ते हैं? आपके मध्य प्रदेश में। वह भारत का राज्य जहाँ राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या नहीं है। तब आपको बताना है पंजाब है गुरुजी। किस राज्य में ज्यादा है तब आपको बताना है सर मध्य प्रदेश है। भारत का वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो आपको बताओगे सर हेमिस नेशनल पार्क है, लद्दाख में पड़ता है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान आपके साउथ बटन अंडमान निकोबार में पड़ता है आपके। लेकिन कान्हा नेशनल पार्क हो गया, ये कई बार पूछा आता है, तो मध्य प्रदेश में। गिर राष्ट्रीय उद्यान पूछे जाए तो आप बोलोगे गुजरात में। वहीं पे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो अलवर राजस्थान। तो यहाँ प्रश्न क्या दिया गया? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में पड़ता है दोस्तों? तो आपका राइट उत्तर होगा ऑप्शन संख्या बी, बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न को देखते हैं भाई, अगले प्रश्न में क्या दिया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर बताना है कहाँ पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर बताइए कहाँ स्थित है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करे भाई, कमेंट करे फटाफट से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर? कई संगठनों के हेडक्वार्टर आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा सौर गठबंधन, सौर गठबंधन आपके अलायंस यानी कि सौर ऊर्जा के बारे में पूछे तो आपको क्या बताना है कि सर इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है, 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। उसी प्रकार से जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो मुख्यालय है दोस्तों, तो दिए गए ऑप्शन में से जो आपका राइट उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा? वाशिंगटन डीसी। यहीं पे आपके हेडक्वार्टर पड़ता है डब्ल्यूबी। किसका पड़ता है भैया? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर। वहीं पे यूएनओ की अगर बात की जाए तो यूएनओ का जो हेडक्वार्टर पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? सॉरी, यूएनओ की अगर बात की जाए तो न्यूयॉर्क बताओगे। वहीं पे डब्ल्यूएचओ की बात की जाए और वहीं पे डब्ल्यूटीओ की बात की जाए तो आपका राइट उत्तर क्या होगा? जनेवा में होगा। लेकिन कई बार ये पूछा आता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि आईसीसी का हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है कि 15 जून 1909 में इसकी स्थापना की गई थी और ये कहाँ पड़ता है? आपके दुबई में। और ग्रेगर जोन आपके ब्रेकल इसके वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष है। वहीं पे भारतीय बोर्ड का आपसे पूछ लेता है बीसीसीआई का हेडक्वार्टर, तो आप बोलोगे सर मुंबई में, जिसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो आपके रोजर बन्नी है, जबकि इसके सेक्रेटरी अमित शाह के बेटे जय शाह हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से करना क्वेश्चन। हाँ देखिए प्रश्न को कि कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में? कालीकट, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? और भारत में याद रखना दोस्तों सबसे ज्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे है वो इसी राज्य के अंदर है जहां पे ये आप उत्तर बताओगे।
देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अगर बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हैदराबाद में पड़ता है, जिसका नाम आता है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। लेकिन पब्लिक की दृष्टि से देखा जाए तो आपको पब्लिक की दृष्टि से बताना है, सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पड़ता है दिल्ली के अंदर, जिसका नाम आता है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दोस्तों। लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या दिया गया कि कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो कालीकट आपको पता है, कालीकट वही क्षेत्र है जहां पर सर पुर्तगाली व्यक्ति भारत में प्रवेश करते हैं। तो इस राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका केरल का। केरल का एक प्रश्न बहुत आता है कि किस शहर को शांत घाटी कहा जाता है, साइलेंट वैली कहा जाता है, तो आप क्या बोलते हो, केरल को। मसालों का शहर किसे कहा जाता है, केरल को। भारत में सर्वाधिक नारियल रबड़ उत्पादन, काजू उत्पादन सर्वाधिक में आगे कौन है, केरल में। सर सर्वाधिक लिंगानुपात की अगर बात की जाए ना, सेक्स रेशो, तो सेक्स रेशो में भी कौन आता है, केरल आता है। सर्वाधिक आपसे पूछ लेगा लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर की भी अगर बात करें तो भी क्या बोलना है आपको, केरल बोलना है दोस्तों। तो कई बार ये भी प्रश्न मिलता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम आता है अन्नाईमुड़ी। तो अन्नाईमुड़ाई की चोटी भी कहां पड़ती है, केरल में। और केरल के क्लासिकल डांस में अगर देखा जाए तो एक आता है आपके मोहिनी अट्टम, तो एक आता है आपके कथकली, जिसे कथकली बोलते हैं या कथकली कहा जाता है। वहीं पे अगर बात की जाए तो दोस्तों कि जो केरल राज्य है यहाँ पर एक त्योहार बनाया था जिसका नाम आता है ओणम। क्या आता है, ओणम, जिसे संक्रांत बोलते हैं, जो आपके 12 अगस्त के आसपास मनाई जाती है केरल की अगर मैं बात करूं तो एक बात बताइए मुझे, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर लिंगानुपात सबसे कम है, सेक्स रेशो कम कौन सा राज्य है। तो ज्यादा में तो ये है, तो कम बोले तो हरियाणा बताओगे। लिटरेसी रेट में ज्यादा ये है तो कम कौन सा है, तो आपका राइट उत्तर क्या बन जाएगा, सर बिहार बन जाएगा। लिटरेसी रेट में सबसे कम कौन है, बिहार है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन को आराम से देखना अच्छे से। देखिए भाई, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस की बात कर रहा है, नेशनल यूथ डे। तो नेशनल यूथ डे है दोस्तों, जबकि कई बार आपको अंतरराष्ट्रीय पूछ लेता है तो आपको बताना है 12 अगस्त को। कब आता है शंकर, 12 अगस्त को। राष्ट्रीय युवा दिवस के ऊपर एक जयंती याद रखनी है, उस जयंती का नाम आता है आपके सामने स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कौन सा दिवस बनाया जाता है, तो आप बोलोगे सर राष्ट्रीय युवा दिवस बनाया जाता है। और ये प्रत्येक वर्ष याद रखना 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं पे 13 जनवरी को याद रखना राष्ट्रीय महिला दिवस आता है। क्या आता है भैया, राष्ट्रीय महिला दिवस। लेकिन अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की अगर बात करेगा तो आपको क्या बताओगे, 8 मार्च। लेकिन यहाँ राष्ट्रीय महिला यानी कि सरोजनी नायडू के बर्थडे पर, सरोजनी नायडू का यहाँ पे क्या बनाया जाता है, बर्थडे बनाया जाता है। 23 दिसंबर की अगर बात करी जाए तो दोस्तों याद रखना किसान दिवस। क्या बनाया जाता है दोस्तों, किसान दिवस। वहीं पे बात की जाए तो 11 नवंबर को बनाया जाता है शिक्षा दिवस। क्या बनाया जाता है, शिक्षा दिवस, जो मौलाना अबुल कलाम की जयंती पे बनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम की जयंती पे बनाया जाता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है दोस्तों। कर लोगे, सारे विद्यार्थी सेशन को दबा के शेयर करें भाई, जितने विद्यार्थी लाइव देख रहे सेशन को दबा के शेयर करें भाई साहब, फटाफट से बोल उसको फोन करके। बच्चे कहां जुड़ रहे हैं, फिर नीचे बुलाऊंगा मैं। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या देगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को, काजरी किस भारतीय राज्य का लोकप्रिय नृत्य है दोस्तों। बहुत ही शानदार प्रश्न आपको दिया है। काजरी है, हाँ, काजरी किस राज्य का लोकप्रिय, काजरी या कजरी नाम से भी जाना जाता है इसको। ऑप्शन में उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का, त्रिपुरा का, राजस्थान का। बताइए दोस्तों। हॉर्नबिल जो त्योहार है दोस्तों वो कहाँ का पड़ता है, त्रिपुरा का पड़ता है। जबकि यहाँ काजरी नृत्य की बात कर रहा है, काजरी हो गया, आपके रासलीला हो गया, नौटंकी हो गई, ये सारे नृत्य किससे जुड़े हुए हैं, आपके उत्तर प्रदेश से। किससे जुड़े हुए हैं, आपके उत्तर प्रदेश से। घूमर की बात की जाए, सुइया की बात की जाए, आपके सवांग की बात की जाए तो आप क्या बोलोगे सर, ये आपके राजस्थान से जुड़े हुए। धमाल की बात की जाए, सांग की बात की जाए तो आप बोलोगे सर हरियाणा से जुड़े हुए। जैसे गिद्धा, भंगड़ा और आपके लोडी, ये आपके किससे जुड़े हुए हैं, तो आप बोलोगे सर पंजाब से। वहीं पे एक नृत्य बहुत फेमस है, तमाशा नृत्य, जो कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। तो यहाँ पे मैंने क्या पूछा आपसे, काजरी या कजरी के नाम से भी जाना जाता है, तो बोलोगे उत्तर प्रदेश में। किससे भैया, उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन संख्या ए ऑप्शन। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या देगा, भारत में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है।
भारत में जो फूलों की घाटी नामक एक राष्ट्रीय उद्यान था, क्योंकि ये जो नेशनल पार्क है दोस्तों, भारत यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इनकी सुरक्षा की जाने लग गई। 1972 से पहले ये 5 ही थे देश में, आज वर्तमान में नेशनल पार्क 106। तो जो फूलों की घाटी नेशनल पार्क पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। तो सिक्किम में तो सभी को पता है गुरुजी, यहाँ पड़ता है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो देश में सबसे ऊंची चोटी के रूप में जाना जाता है। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड। उत्तराखंड में याद रखना सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक ना। रामगंगा नेशनल पार्क इसका वर्तमान में नाम कर दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात की जाए तो दाचिम दाचिम ग्राम, तो दाचिम ग्राम नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में पहले होता था हेमिन्स नेशनल पार्क, लेकिन आज वर्तमान में वो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, वो लद्दाख में। कहाँ पे है दोस्तों? लद्दाख में। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या पूछा है? फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। तो भारत में सर्वाधिक सेब उत्पादन में कौन सा राज्य फेमस है? तो आप बोलोगे सर हिमाचल प्रदेश। जो आपके सूखे, जो आपके जैसे काजू हो गए, किशमिश हो गए, अखरोट हो गए, बादाम हो गए, इस प्रकार के अगर सूखे मावे के रूप में देखा है तो किसको बताओगे आप? हिमाचल प्रदेश को। सर्वाधिक केसर उत्पादन में आप किसको बताओगे? जम्मू एंड कश्मीर को। तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जूट उत्पादन होता है? तो सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताना, जूट उत्पादन। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? आज बनवारी कहां पे है? बनवारी क्यों? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से दोस्तों? बहुत ही लाजवाब है, शानदार प्रश्न। ऑप्शन में दिया गया सर टेनिस, फुटबॉल, हॉकी या एथलेटिक्स। ये नहीं बोलोगे। देखो संतोष नाम का एक व्यक्ति था, बहुत ही फुटबॉल खेलता था, तो संतोष से आपके क्या बन जाएगा? फुटबॉल। तो संतोष यानी कि फुटबॉल खेल के हमें संतोष भी मिलता है। आशुतोष हो गया, मार्डेल हो गया, फीफा हो गया, सारे किससे जुड़े? आपके फुटबॉल से। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया कि 1857 के विद्रोह के समय, 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 में पहली बार भारत के ऊपर यानी कि भारत ने एक क्रांति, एक स्वतंत्रता संग्राम यानी कि सबसे बड़ी क्रांति या आजादी की यही क्रांति थी, तो इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था दोस्तों, वह था आपके लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। बाद में यही लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल के पद से, इसी कारण क्योंकि क्रांति इसके समय हट गई, तो इसको उच्च पद से हटा के एक निम्न पद में तब्दील कर दिया जाता है। तो इसको गवर्नर जनरल की बजाय इसको क्या बना दिया जाता है? वायसराय। तो भारत का पहला बनने वाला वायसराय भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय ही आपके कौन सा विद्रोह हुआ था? 1857 की क्रांति। अक्सर इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के अंतिम फांसी किस व्यक्ति को दी गई? तो याद रखना तात्या टोपे को। तात्या टोपे का सही नाम है, वास्तविक नाम है रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। और तात्या टोपे को जो फांसी दी गई 18 अप्रैल 1859 को दोस्तों। तात्या टोपे की अगर मैं बात करूं तो इसने नेतृत्व किया था आपके ग्वालियर से भी, झांसी से भी, ठीक है ना, तो कई लोगों का साथ दिया था। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले सर 1857 की क्रांति की पहली घटना चर्बी वाले कारतूस के कारण घटती है, तो ये कहां पे घटित हुई थी? तो आप बोलोगे सर कलकत्ता के बैरकपुर छावनी से। कलकत्ता के बैरकपुर छावनी के द्वारा ये घटना घटती है 29 मार्च 1857 को दोस्तों। जबकि 1857 की क्रांति की पहली जो शुरुआत होती है ये 10 मई 1857 को मेरठ से होती है, जहां के सैनिक विद्रोह करके दिल्ली की ओर कूच करते हैं और दिल्ली का नेतृत्व करता है बहादुर शाह जफर। आपने सुना होगा कि बहादुर शाह जफर बहुत ही शायरी बहुत करता था और बुजुर्ग भी था, इसी के कारण ये विद्रोह सफल नहीं हुआ। उम्र थी इनकी लगभग आपके 80 के आसपास, 82 की उम्र में ये मर जाते हैं। आप बताते हैं ऐसे कुछ कहानी है। तो अंग्रेज इसको पकड़ के कहाँ ले गए? रंगून में, ठीक है ना। तो मेरे पिया गया रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तेरी याद सताती है। तो ये कई शायरियां हो गई, ये गाने हो गए, तो ये बहादुर शाह जफर को याद किया जाता है। और बहादुर शाह जफर की अगर बात की जाए तो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। मुगल साम्राज्य का 18वां शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, जिसका मकबरा कहाँ पे बना हुआ है दोस्तों? रंगून में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? रंगून, जिसका यानी कि वर्तमान में कहां पड़ता है? म्यांमार। प्राचीन नाम था वर्मा। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां होती है? ज्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहां होती है? जैसे ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस जगह का नाम
बौद्ध सिद्धांतों में, बौद्ध उपन्यासों में उसका नाम बोध गया नाम रख दिया था। क्या रख दिया था? बुध गया, यानी कि तो यहाँ पे राइट उत्तर क्या हो जाएगा? गया। तो गया नामक जो जगह पड़ती है, ये कहाँ पड़ती है? आपके बिहार में। और इसी के वृक्ष, यहाँ पे एक वृक्ष था पीपल का वृक्ष, कौन सा था? उस वृक्ष का नाम रख दिया बौद्धिक वृक्ष। क्या रख दिया? बौद्धिक वृक्ष। जबकि महात्मा बुद्ध को कुशीनगर में महापरिनिर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति यानी कि मृत्यु कहाँ हुई थी? आपके कुशीनगर में। बताते हैं कि महात्मा बुद्ध ने सारनाथ के अंदर सबसे पहले अपना उपदेश दिया था। और सारनाथ में जो अपना पहला उपदेश दिया था, इसके एक चेले चपाटे बनते हैं आनंद व उपाली। तो सिद्धार्थ या महात्मा बुद्ध के पहले शिष्य कौन थे? आनंद व उपाली। बताते हैं कि महात्मा बुद्ध ने आपके श्रावस्ती नामक एक जगह पड़ती, वहां पे सर्वाधिक उपदेश दिए। उपदेशों की भाषा आपको बतानी है पाली। क्या बताओगे? उपदेशों की भाषा क्या बताओगे? पाली बतानी है। महात्मा बुद्ध को कुशीनगर के अंदर मृत्यु मिलती है, जबकि महात्मा बुद्ध को आपके लुम्बिनी नेपाल में इसको जन्म होता है 563 बीसी में, जबकि 483 के अंदर इन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और कहां पे? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया दोस्तों? अच्छा प्रश्न है, फटाफट से लगाइए। क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना पूछ रहा है दोस्तों, तो सारे विद्यार्थी सेशन को दबा के शेयर भी करें। कांग्रेस पार्टी की स्थापना बतानी सारे विद्यार्थी, किस वर्ष की गई थी कांग्रेस पार्टी की स्थापना? कमेंट करते चले सारे विद्यार्थी। देख रहा हूं कौन कमेंट करता है कौन नहीं करता। जिसने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया वो सेशन को शेयर भी करे मेरे भाई, सेशन को शेयर भी करे जिसने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया। कांग्रेस पार्टी, देखो राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय भारतीय या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की नींव रखता है ए.ओ. हयूम। कौन रखता है दोस्तों? ए.ओ. हयूम। लॉर्ड डफरिन के शासन काल में, यानी कि इस समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन था, और ए.ओ. हयूम की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की जाती है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविश्वविद्यालय जो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों, वहां पे इसकी स्थापना की जाती है। बताते हैं कि इस संगठन के अंदर या इस प्रथम अधिवेशन के अंदर कुल 72 लोगों ने प्रतिनिधित्व अपना किया था दोस्तों। और इसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम आता है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। जबकि कांग्रेस पार्टी की जो पहली महिला अध्यक्ष बनती है वह 1917 में बनती है, जिसका नाम आता है एनी बिसेंट, जो कहां पे अध्यक्षता करती है? कलकत्ता में। वहीं पे भारत की ओर से जो पहली महिला अध्यक्ष बनती है उसका नाम आता है आपके सरोजनी नायडू, जो कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता करती है सन 1925 में। जबकि कांग्रेस पार्टी का जो पहला मुस्लिम अध्यक्ष बना था वह सन 1887 के अंदर बनता है, जिसका नाम आता है आपके बदरुद्दीन तैयब जी। वहीं पे कांग्रेस पार्टी का पहला मुस्लिम अध्यक्ष की बात तो हो गई, वहीं पे कांग्रेस व्यक्ति की बात कर ली जाती है, अंग्रेज व्यक्ति की बात कर ली जाती है, तो नाम आता आपके जॉर्ज यूल 1828 में। कांग्रेस पार्टी में सर्वाधिक जो बुजुर्ग या सर्वाधिक जो समय दिया था उस व्यक्ति का नाम बताइए। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता सबसे ज्यादा किसने की थी? तो आप बोलोगे मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगर कई बार ये प्रश्न आता है कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता सर्वाधिक किस शहर में होती है, तो आप बोलोगे कलकत्ता में। कहां होती है? कलकत्ता में। वर्तमान में अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी का जो प्रतीक है, चुनावी चिन्ह है, वो हाथ का पंजा है दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी का जो हेड ऑफिस पड़ता है वो कहां पड़ता है? नई दिल्ली में पड़ता है, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष आपको सभी को कमेंट करके बताने पड़ेंगे वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या बन जाएगा सर? 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पड़ता है? मुंबई में इसकी स्थापना की जाती है। गांधी जी ने भी एक बार इसकी अध्यक्षता की थी, तो नाम आता है 1924 की कांग्रेस अधिवेशन, यानी कि बेलगांव। जबकि 1935 या 36 में कांग्रेस पार्टी का एकमात्र आपके अधिवेशन होता है जो शहर में ना होकर आपके कहां होता है? ग्रामीण क्षेत्र में, 1936 के फैजपुर। और फैजपुर पड़ता है आपके कहां पे? फैजपुर, फैजपुर कर्नाटक में थोड़ी है। फैजपुर आपके या तो गुजरात में या महाराष्ट्र में मिलेगा, बेलगांव पड़ता है कर्नाटक में।
भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग से मिला है? मूल अधिकार पूछ रहे, फंडामेंटल राइट्स, जो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार से इन्हें ग्रहण किए। जब इन्हें लिए गए तब इनकी संख्या 7 थी, जो अनुच्छेद आपके 12 से लेकर 35 के बीच में दौड़ते हैं। मौलिक अधिकारों में से एक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, जिसका नाम आता है संपत्ति का अधिकार। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार ना होकर एक कानूनी, एक सामान्य अधिकार है, जिसे अनुच्छेद 300 कोष्टक ए के कोष्टक में रखा गया, यानी कि 300 ए में उसका उल्लेख किया गया। आज वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी मिलती है दोस्तों? आपको 6 मौलिक अधिकार मिलते हैं। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या मिल जाएगा? भाग संख्या 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है मेरे भाई। अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न में क्या देगा, अच्छे प्रश्न मिलेंगे आपको। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, स्मृति होती है, कोई भी कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करते हो तो स्टोर करने के लिए आपको मेमोरी होनी चाहिए। और हमारे कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई होती है मेमोरी के रूप में, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? बिट कहा जाता है। याद रखना, जब आपके पास 8 बिट होंगे, कितने बिट होंगे दोस्तों? 8 बिट। तो 8 बिट का एक क्या बनाओगे आप? बाइट। क्या बनाओगे दोस्तों? एक बाइट बनाओगे। ये आपको ध्यान देना है। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई को बिट से जाना जाता है। तो कंप्यूटर में आप कोई भी चीज को शुरू करते हो तो वो बिट में मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? बिट में। तो बिट से जो बड़ा होता है वो बाइट होता है, बाइट से जो बड़ा होता है वो किलोबाइट होता है, किलोबाइट से जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं आपके मेगाबाइट, और मेगाबाइट से जो बड़ा होता है उसको गीगाबाइट बोलते हैं, गीगाबाइट से जो आपके बड़ा होता है उसको टेराबाइट बोलते हैं, टेराबाइट से जो बड़ा होता है उसको पेंटाबाइट कहा जाता है, पेंटाबाइट से जो आपके बड़ा होता है उसको योटाबाइट कहा जाता है। ऐसे ऐसे करके ये सीरीज चलती रहती है दोस्तों, ये थोड़ा सा ध्यान देना। तो कंप्यूटर की छोटी इकाई को बिट बोला जाता है, ना कि बाइट बोला जाता है। बाइट बिट से बड़ी होती है। आगे देखिए प्रश्न में क्या दिए गए। देखिए, चंद्रग्रहण तब होता है जब, चंद्रग्रहण सभी को पता है गुरुजी, ये पूर्णिमा के दिन होता है, यानी कि चैत्र माह का जो अंतिम दिन होता है उसे हम पूर्णिमा बोलते हैं। चैत्र माह हो, आपके आपके फाल्गुन हो, बैसाख हो, कोई भी हो। तो चंद्रग्रहण की अगर बात की जाए तो एक साइड आपके सूर्य होगा और एक साइड आपके चंद्र होगा, लेकिन बीच में कौन होगी? पृथ्वी। तो चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन हो जाए? पृथ्वी। तो लिख रखा हुआ सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधे हो में आ जाते हैं, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। वेरी गुड। तो राइट उत्तर यहाँ पे क्या होगा सर? ऑप्शन संख्या बी राइट है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाती है? तो पृथ्वी। लेकिन कई बार ये होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाए? चंद्रमा। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाए? आपके चंद्रमा। तो इस घटना को बोला था आपके सूर्य ग्रहण। और याद रखना, एक वर्ष में अधिकतम आपके कितने होते हैं? ये 5। या तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण दोनों मिला के आपके एक वर्ष में अधिकतम कितने हो सकते हैं? 5। लेकिन याद रखना, एक वर्ष में न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 2। मैंने क्या बोला? एक वर्ष में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण टोटल कितने हो सकते हैं? तो आपको बोल रहे हैं गुरुजी हो सकते हैं 5। लेकिन कम से कम 5 ना हो तो कितने होंगे? 2 होंगे, और दोनों सूर्य ग्रहण होंगे, चंद्र ग्रहण नहीं होंगे। तो जिस वर्ष में 2 आपके ग्रहण मिले तो आपको एक ही बात बोलना, वो दोनों सूर्य ग्रहण है। लेकिन अगर आपको बोल दे कि एक वर्ष में अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो 5 हो सकते हैं, जिसमें न्यूनतम आपको चंद्र ग्रहण 2 मिलेंगे, 3 आपको क्या मिलेंगे? सूर्य ग्रहण। ये भी आपको ध्यान देना है दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या देगा? इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके? बहुत ही शानदार व लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न में दिया गया, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है, मौलाना अबुल कलाम आजाद है, या पंडित जवाहरलाल नेहरू है, या जयप्रकाश नारायण है? इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों, इसे भारत का शिक्षा का जनक, या सॉरी शिक्षा मंत्री जाना जाता है पहले रूप में। तो आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया प्रश्न, कि संविधान निर्माण करने वाला देश कौन सा था? तो संविधान निर्माण करने वाला देश कौन सा था? ऑप्शन में भारत, अमेरिका, रूस और चीन। देखो, निर्माण का मतलब होता है इसको एक प्रमाणित करना। प्रमाणित कब होगा? जब उसको रिटर्न करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों? लिखा जाएगा। और ऐसी जो कार्य किया था वो आपके 1789 में आपके किसके द्वारा?
अमेरिका के द्वारा, जिसका संविधान 1790 में लागू होता है। 1790 में उसको क्या कर दिया जाता है दोस्तों, लागू। और इसकी मैं बात कर रहा हूं आपके अमेरिका की। विश्व का जो प्रथम संविधान के रूप में जाना जाता है वो लिखित के रूप में किसको जानोगे आप, अमेरिका को। अलिखित यानी कि संविधान जैसी जो परंपराएं अपनाई थी वो ब्रिटेन ने अपनाई थी 1600 के अंदर। लेकिन भारत का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे कठोर भी है, सबसे लचीला भी संविधान है। और ये देखा जाए तो आपके 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या देंगे, भारतीय मुसलमानों के लिए एक पृथक, भारतीय मुसलमानों के लिए एक पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का उल्लेख किसने किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये कहता है कि भारतीय मुसलमानों के लिए एक पृथक राज्य, राज्य का मतलब यहां पे प्रांत होना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि देश होना चाहिए। तो सारे विद्यार्थी सेशन को दबा के शेयर करें, सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है दोस्तों। नव वर्ष लग चुका है, सेशन को दबा के आप शेयर करें भाई साहब। और 2024 में सपना पूरा करना है, और 2024 के मार्च और फरवरी के अंदर ही सपना पूरा करना है। कभी बोलोगे जी 2024 लगा है, नवंबर दिसंबर तक हम वर्दी ले लेंगे, नहीं भाई, फरवरी मार्च तक ही करना है। 2023 में नहीं किया ना तो अब की बार करना है भाई, कुछ भी हो जाए। नया वर्ष है, नए कार्य करें, मन लगाइए। और भाई साहब अभी तक जिसने लाइक नहीं किया ना, फटाफट से लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो। जितने भी हमारे विद्यार्थी नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें भाई। तो इसमें प्रश्न में इतनी बात पूरा कि जो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया, ये चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया, चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया दोस्तों। ये बहुत ही शानदार व लाजवाब प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न का लेवल आपको हल्का दिख रहा है भाई साहब, जब गलत करोगे तो गलत होगा, तो आराम से समझ जाओ मेरी बात। अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न में क्या देगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब है, शानदार, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इससे दो बातें पता चल गई कि सर जो भारतीय रेलवे है ना, इस रेलवे के टोटल जो जोन या मंडल है वो टोटल कितने हैं, 18 है। कितने हैं दोस्तों, 18। 18वां लेटेस्ट बना किस तारीख को बना, 27 फरवरी 2019 को बनाया गुरुजी, बिल्कुल ठीक है। इस 27वें रेलवे मंडल का नाम पूछ रहा है आपसे, सॉरी 27वें नहीं, 18वें रेलवे मंडल। टोटल रेलवे मंडल आपके 1+ में 17 है, क्योंकि एक मेट्रो का है, और मेट्रो का कहां पड़ता है, कलकत्ता में। टोटल है रेलवे जोन। हाँ, तो इसका नाम बताना आपको, दक्षिणी तटीय रेलवे जोन। और दक्षिणी तटीय रेलवे जोन पड़ता है आपके आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। तो भारत का सबसे नया रेलवे जोन कौन सा है, विशाखापट्टनम। और इसकी डायरेक्शन पूछे, ये दक्षिणी रेलवे जोन तो आपको चेन्नई बताना है, लेकिन दक्षिणी तटीय बोल दिया, ये देखो तट समुद्र से लगा हुआ है। तो दक्षिणी तटीय रेलवे जोन आपको क्या बताना है, विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम कहां पड़ता है आपके, विशाखापट्टनम, सॉरी आंध्र प्रदेश करना, मैंने तमिलनाडु बोल दिया था उस टाइम, माफी चाहता हूं, आंध्र प्रदेश करना, विशाखापट्टनम। भाई साहब आप वीडियो को लाइक नहीं करते बिल्कुल भी। सेशन में अच्छे बच्चे जुड़े हुए, कम से कम 20+ तो लाइक करें भाई, 20 लाइक होने चाहिए भाई साहब, 20 लाइक होने चाहिए, और प्लस में 20 लाइव भी होने चाहिए दोस्तों। कौन सा, हाँ, हवाई द्वीप किसने खोजा और अब ये किस देश में, हवाई द्वीप की बात कर रहा है, हवाई द्वीप। याद रखना ये हवाई द्वीप आपके पड़ता है यूएसए में, कहां पड़ता है, और कैप्टन कुक के द्वारा इसको खोजा गया। और याद रखना कैप्टन कुक के द्वारा ही किसकी खोज की गई थी, ऑस्ट्रेलिया की खोज भी की थी। तो इसका प्रश्न राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। अगले प्रश्न को देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, शानदार लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने। अब पता चलेगा कितना आप पढ़ते हो। प्रश्न में दिया गया है कि अजंता एलोरा की गुफाएं कहां पर स्थित है। एक अजंता की गुफा है तो एक एलोरा की गुफा है दोस्तों, कमेंट करके बताइए। अरे जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक करे सेशन को, और जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया वो शेयर करे। अरे 1 जनवरी है आज, और 2024 है, यानी कि 23 को भूल जाओ दोस्तों, और 2024 में दमदार मेहनत करिए भाई साहब, क्योंकि सफलता आपके कदम चूमने के लिए वेट कर रही है, बस मेहनत आपकी होनी चाहिए दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 1। सर औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कनेरी की गुफाएं बोले तो मुंबई महाराष्ट्र बताना है। अजंता एलोरा की गुफा बोले तो आपको औरंगाबाद बताना है। एलिफेंटा की गुफा बतानी है तो भी आपको मुंबई महाराष्ट्र बताना है। एलिफेंटा नामक एक दर्रा पड़ता है जो कहां पड़ता है, श्रीलंका में। एलिफेंटा की गुफा बोले तो महाराष्ट्र, एलिफेंटा दर्रा बोले तो श्रीलंका में आप बताओगे दोस्तों।
अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या देगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चोरी चोरा नामक एक कांड या घटना घटती है, बिल्कुल शानदार व लाजवाब प्रश्न है। और चोरी चोरा नामक जो घटना है दोस्तों, ये आपके 5 फरवरी मध्य रात्रि 4 फरवरी को होती है, लेकिन जो घटना घटती है जो सुबह प्रातःकाल देखी जाती है, ये 5 फरवरी 1919 की बात बताई जाती है। क्योंकि इसमें भारतीय व्यक्तियों के द्वारा इतना जनून था, क्योंकि जो अंग्रेजों ने हमारे साथ किया था, तो बदला ले लिया भाई किसने, भारतीय जनता ने। एक पुलिस स्टेशन को बताते हैं और 22 पुलिस कर्मचारी को जिंदा जला दिया जाता है, जिसके कारण महात्मा गांधी बोलते ये आपने गलत कार्य किया, अब मैं असहयोग नहीं करूंगा। असहयोग आंदोलन को इसी घटना के कारण रोक दिया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर मिलेगा सर गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 5 फरवरी 1922 को, सॉरी माफी चाहता हूं, 5 फरवरी 1922 को, तो 5 फरवरी 1922 को यह घटना घटती है दोस्तों, ध्यान देना। वेरी गुड भाई साहब, पढ़ने वाले विद्यार्थी पढ़ते हैं भाई साहब, और जो नहीं पढ़ते ना वो ऐसे ही रील वगैरह देखते हैं, इंस्टा देखते हैं। अरे 2024 लग चुका है मेरे लाडले भाई, मेहनत कर अब। ये रील हो गई, ये कुछ नहीं रखा इन चीजों में, एक बार लग जाएगा ना तेरे पीछे आएंगी सारी। तो मुझे पता है कई बच्चे ऐसे होते हैं वीडियो चला के छोड़ देते हैं, और एक नीचे से भी ऐसे खुलता है कि गुरुजी और ऐप भी खोल लेते हैं, वहां पे कहते हैं हाँ क्या कर रही है, खाना खाया, नए साल की हार्दिक बधाई आज मिलती हैं, वो करते हैं। अरे कुछ नहीं करना, पढ़ ले, अभी बता रहा हूँ। ये जितने विद्यार्थी हैं सीरियस हो जाओ 2024 में। और 2024 की लास्ट बता रहा हूं आपको, फरवरी और मार्च। इस फरवरी मार्च में आप कोई भी पेपर दे के आओगे, बस आपके मुंह से यही निकलना चाहिए, गुरुजी बहुत बढ़िया पेपर हुआ है, अब की बार सिलेक्शन होगा, बस फिजिकल दमदार हो जाए। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर मिल गया आपको, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। गोरखपुर देश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी है वर्तमान में, लेकिन थोड़े दिनों के बाद में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहां होगा, कर्नाटक के, कौन सी जगह है कर्नाटक का है? पढ़ते नहीं हो आप भाई साहब। अगला प्रश्न देखिए, नमक सत्याग्रह बताना आपको। 15 मार्च, 22 मार्च, सॉरी 12 मार्च और 18 अगस्त क्या दिया गया? तो नमक सत्याग्रह, जो नमक कानून की यात्रा चलाई गई थी, दांडी मार्च यात्रा बोलते हैं, वो इसके बीच में। लेकिन नमक कानून तोड़ा था 6 अप्रैल को। कब तोड़ा था? इसने यात्रा बोले तो आपको क्या बतानी है, 12 मार्च से शुरू हुई थी, जिसमें गांधी जी के साथ कितने व्यक्ति थे, 78 व्यक्ति थे। 240 मील की दूरी तय की थी, लगभग 390 किलोमीटर की दूरी इसमें कवर की जाती है। 240 तो मील आपको। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? अब बैंक के बारे में एक प्रश्न पूछा, देखो दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, सारे विद्यार्थी सीरियस हो जाओ भाई साहब, ठीक है ना? तो लड़कियों में कुछ नहीं रखा, अभी बता रहा हूं दोस्तों, लड़कियों में कुछ नहीं रखा, रखा है तो आपके देश की वर्दी में रखा है, और वर्दी आपके कंधों पे होनी चाहिए। जब वर्दी कंधों पे होगी, ये आपके पीछे पीछे होंगी, ठीक है? तो यहां प्रश्न क्या दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना, एक तो मुख्यालय याद रखिए कहां पे पड़ता है, मुंबई में। पहले ये बैंक इंपीरियल बैंक होता था 1927 में, लेकिन बाद में 1 सितंबर या 1 जून आपके स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई? 1 जुलाई 1955 को, 1 जुलाई 1955 को। 1 सितंबर 1956 को की जाती है एलआईसी की स्थापना। और भारत का वह बैंक जिसकी सर्वाधिक शाखाएं भारत के अलग अलग स्टेट में फैली हुई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी ब्रांचेस भी बाहर से बाहर भी है, ये भी याद रखना। 1 अप्रैल 1935 में किसकी स्थापना होती है? आरबीआई की। तो यहां पे आरबीआई भी कर सकते हो, कई बार आपको आरबीआई भी दे देता है, तो ये आरबीआई का याद रखना, आरबीआई का। अगली स्लाइड को निकालता हूं दोस्तों, बस बने रहें क्लास से, बढ़िया क्लास लेंगे, बढ़िया सेशन चलेगा आपके लिए। बस आपको जी जान से मेहनत करनी है दोस्तों, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतनी सफलता आपको जल्दी मिलेगी दोस्तों। बस आपको और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि माता पिता ने सपना देख रखा है, आप घर से बहुत दूर बैठे हो, तो हर एक विद्यार्थी क्या करेगा, सपने को पूरा करेगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, बहुत ही लाजवाब व लेटेस्ट प्रश्न है कि भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला, भारत क्या पूरे विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला भरता है ये, और विश्व का सबसे पशु मेला कहां भरता है? सारे विद्यार्थी चैट सेक्शन में उत्तर लिखने का कार्य करेंगे,
एक गिलास गर्म पानी लेके आना, यहीं से ले आना। भारत में सबसे बड़ा है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा पशु मेले का नाम बताना आपको। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी भाई साहब, बिल्कुल हुई थी। सालू हमारे बीच में जुड़े हैं, तो सालू गुड़िया जो भी देख रहे हैं सेशन को दबा के शेयर करें। एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही शानदार सेशन है। 2024 लग चुका है, अब बस मेहनत कर लो, अब सपने को पूरा करना है। तो भारत में सबसे बड़ा जो पशु मेला बढ़ता है वो बिहार के सोनपुर में बढ़ता है। कहां बढ़ता है? बिहार के सोनपुर। और ये सोनपुर आपको पता होगा ये कहां पड़ता है? पटना के अंदर। कहां पड़ता है दोस्तों? पटना के अंदर। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या देगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बतानी आपको। हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछ रहा है, CO2 की मात्रा पूछ रहा है। किसकी भैया? CO2 की मात्रा कितनी पाई जाती है दोस्तों? ऑप्शन में दिया गया सर 2%, 3%, 0.3%, 0.03%। बहुत ही शानदार वह ऑप्शन दिए गए, क्योंकि हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा कौन सी है? नाइट्रोजन की 78%। वहीं पे O2 की अगर बात किया जाए तो कितनी परसेंट मिलती है? 21% मिलती है। लेकिन यहां पे तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर ली। मिशन वर्दी के हमारे बीच में जुड़े, बिल्कुल भाई मिशन वर्दी के, सेशन को दबा के शेयर करें भाई। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। वेरी गुड, वेरी गुड, लाजवाब सेशन है आपके सामने चल रहा है दोस्तों, कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो आपका राइट उत्तर क्या मिलेगा गुरुजी? 0.03%। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है आपके? ऑप्शन संख्या सी। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में एक ये पूछा जाता है कि सर पेड़ पौधों में श्वसन का कार्य कौन करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस जिसको बोलते हो, प्रकाश संश्लेषण में योगदान किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और किसी क्षेत्र में यानी कि गर्म करने के लिए एक शब्द काम में लेते हैं, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो हरित ग्रह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान किसका रहता है? सर कार्बन डाइऑक्साइड। इसी के कारण शुक्र ग्रह सबसे गर्म है, क्योंकि शुक्र के वातावरण में सर्वाधिक मात्रा किसकी मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिलती है दोस्तों। जज्बा जुनून आपके सीने में होना चाहिए दोस्तों, फिर आपको कोई भी आपकी मंजिल तक रोक नहीं सकता। अगले प्रश्न में देखिए क्या प्रश्न दिया गया दोस्तों। 38वीं पैरेलल लाइन, यानी कि 38वीं एक समानांतर रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा 38वीं इस प्रकार की, ये 38वीं है। इसके ऊपर और इसके नीचे कौन कौन से देश पड़ते हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं। 38वीं समानांतर रेखा, 38वीं उत्तरी अक्षांश, 38वीं पैरेलल लाइन, ये आपको बताना है। 38वीं लेटीट्यूड लाइन, तो इसमें राइट उत्तर मिलेगा सर ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच पड़ती है। इसके ऊपर उत्तरी कोरिया, इसके नीचे दक्षिणी कोरिया देश स्थित है दोस्तों, ये आपको बताने हैं। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। और सियोल नामक यहाँ की एक राजधानी है, वो कौन से की? उत्तरी कोरिया की या दक्षिणी कोरिया? कमेंट करके बताइए। देखो उत्तरी अमेरिका और आपके सॉरी अमेरिका और कनाडा के बीच में पड़ती है 49वीं रेखा, यानी कि ऊपर पड़ गया आपके यूएसए और कनाडा। कनाडा और यूएसए के बीच में पड़ती है आपके 49वीं रेखा। कौन सी? 49वीं रेखा। 24वीं रेखा पड़ती है आपके पाकिस्तान और भारत के मध्य। अगले प्रश्न को देखिए मेरे भाई, अगले प्रश्न में क्या दिया गया? त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, ये किस भाषा में लिखा गया? त्रिपिटक नामक एक ग्रंथ है और बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ, ये किस भाषा में लिखा गया? फटाफट से कमेंट करके बताइए। त्रिपिटक, त्रिपिटक नामक एक क्या है दोस्तों? त्रिपिटक। और त्रिपिटक किससे जुड़ा? ये बौद्ध धर्म से है या जैन धर्म से? तो नाम से पता चल रहा है गुरुजी बौद्ध धर्म से। किस भाषा में लिखा गया त्रिपिटक? पाली में, संस्कृत में या ब्राह्मी में? त्रिपिटक बताइए भाई, फटाफट से कमेंट करें। हाँ शंकर, हाँ भाषा पूछ रहा हूं। वेरी गुड दोस्तों, गर्म ज्यादा है, ठंडा लेना पड़ेगा। तो इसका राइट उत्तर क्या मिल जाएगा आपको? पाली। अगले प्रश्न पे देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया दोस्तों। किस मौर्य शासक के शासन काल में त्रिबोध संगति का आयोजन किया गया? यानी कि वह कौन सा आपके व्यक्ति था जिसके शासन काल में बौद्ध धर्म की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया? और बौद्ध धर्म की 4 बैठक हुई है। कितनी बैठकें हुई है दोस्तों? 4 बैठकें हुई है, लेकिन यहाँ पे तृतीय बौद्ध संगति की बात कर रहा है, तृतीय बौद्ध सम्मेलन की बैठक की बात कर रहा है। एके जाट हिंदी में, अरे वाह भाई, हिंदी में तेरी हिंदी बना दूंगा मैं, पढ़ ले आराम से मन लगा के।
सेशन को शेयर तो करते नहीं हो आप बिल्कुल भी, ऐसे बात थोड़ी बनेगी। कोई नहीं, तू बैठ जा। हाँ, किस मौर्य शासक के शासनकाल में, इतना पता चल गया, मौर्य वंश का एक शासक है जिसके काल में। वेरी गुड। तो इसका राइट उत्तर क्या मिल जाएगा आपको? सम्राट अशोक। सम्राट का मतलब होता है चारों क्षेत्रों में विजय हासिल करना, इसलिए इसको सम्राट कहा जाता है। अशोक की अगर बात की जाए शासनकाल की, तो ये कब से कब तक था? 238 से लेकर आपके 268 से लेकर 232 ईसा पूर्व के बीच में शासन किया, और 261 में बताते इसका एक कलिंग का युद्ध बहुत फेमस है। अगले प्रश्न में लिखिए भाई, अगले प्रश्न में क्या बताया गया देखिए। प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? अब देखते कितने बच्चे करते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना कब की गई थी दोस्तों? फटाफट से जवाब दीजिए। बहमी, वाल्मीकि, आपके महर्षि वेदव्यास, महर्षि पाणिनि और मेघस्तनीज। अष्टाध्यायी की बात कर रहा है तो अष्टाध्यायी तो आपके पाणिनि के द्वारा की गई थी। वेद व्यास के द्वारा आपके वेदों की रचना की जाती है, महाभारत की रचना की जाती है, गीता की रचना भी किसने की थी? वेद व्यास है। रामायण की रचना पूछे तो वाल्मीकि ने। मेघस्तनीज के द्वारा एक पुस्तक का नाम आता है जिसका नाम आता है इंडिका। क्या नाम आएगा दोस्तों? इंडिका। तो कई बार ये प्रश्न पूछाता है, इंडिका पुस्तक किस राजदूत के द्वारा लिखी गई? मेघस्तनीज के द्वारा। सारे विद्यार्थी सेशन को दबा के शेयर करे भाई, जिसने शेयर नहीं किया शेयर करे, जिसने लाइक नहीं किया लाइक किया, और जो भी चैनल पे नए बनते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले दोस्तों। अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन को। संसद के 2 सत्र होते हैं, बिल्कुल बात सही है। क्या बोल रहा है? संसद के 2 सत्रों के बीच में, अब सत्र का मतलब होता है कोई बैठक आयोजित करनी है, कोई सत्र बुलाना है। तो एक सत्र आ गया तो एक सत्र वापस कब आएगा, इसके बीच में गैप पूछ रहा है दोस्तों। तो संसद के एक सत्र या 2 सत्रों से अधिकतम गैप पूछ रहा है। कम से कम कितना भी हो सकता है, अधिकतम करोगे तो कितने माह का करोगे, इसलिए एक वर्ष में अधिकतम, न्यूनतम बैठक कितनी हो सकती है, अधिकतम कितनी हो सकती है? सत्र के बीच में गैप कितना कर सकते हो? अधिकतम 6 माह। इस कारण हम एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठक कर सकते हैं? 2, चाहे वो लोकसभा की हो चाहे वो राज्यसभा की हो। तो राइट उत्तर क्या मिल जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल इसका राइट है दोस्तों। अगले प्रश्न में देखिए क्या प्रश्न दिया गया, बहुत ही शानदार व लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं दोस्तों। क्वेश्चन में दिया गया एक पुस्तक का नाम है रघुवंश। क्या नाम है? रघुवंश। और एक पुस्तक का नाम है कुमार संभव, और एक पुस्तक का नाम है ऋतु श्रृंगार, और एक पुस्तक आएगी मेघदूत। मेघदूत। तो मेघदूत हो गई आपके, अरे क्यों रही हो, ऑलरेडी इन, यानी कि पता है तो तैयार है। ऋतु श्रृंगार आपके कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत, ये सभी पुस्तकें किसकी है या रचनाएं किसकी हैं दोस्तों? ये रचनाएं बताना है आपको। ऑप्शन में क्या दिया गया? ऑप्शन संख्या आपके कालिदास, वेद व्यास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर। और आपको पता है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि उपन्यास के कारण इसे सन 1913 में क्या मिलता है, भारत की ओर या एशिया की ओर से नोबेल पुरस्कार। तो यहां राइट उत्तर मिलेगा भारत का शेक्सपियर। कौन भैया? कालिदास। तो कालिदास के द्वारा ये रचनाएं की गई है। अगले प्रश्न में देखिए क्या प्रश्न दिया गया है। महाबलीपुरम के रथ का निर्माण किस पल्लव शासक के द्वारा करवाया गया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। महाबलीपुरम के रथ का निर्माण किस पल्लव शासक के द्वारा किया गया था दोस्तों? तो यहां पे जो राइट उत्तर बोलेगा वो आपके नरसिंह वर्म के द्वारा। ऑप्शन संख्या यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इतिहास के साउथ हिस्ट्री के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? और आपको पता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना सन 1936 में की गई थी। यह देश का पहला नेशनल पार्क बना था, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। तो रामगंगा नेशनल पार्क की स्थापना उत्तर प्रदेश में की जाती है, लेकिन ये वर्तमान में कहां पड़ता है? भारत के उत्तराखंड में, जिसे सन 2006 से पूर्व इसे उत्तरांचल के नाम से जानते थे। क्या बोलते थे? उत्तरांचल। और इसकी राजधानी का नाम क्या है? देहरादून। और वहीं देहरादून में एक आपके अकेडमी और मर गयो,
यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पड़ती है, तो आप बोलोगे सर उत्तराखंड के देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पड़ती है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान भी केंद्र कहां पड़ता है, देहरादून में। राष्ट्रीय पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र भी कहां पड़ता है, आपके देहरादून में। तो एक बात बताइए, राष्ट्रीय भवन निर्माण केंद्र कहां है, भवन निर्माण केंद्र, तो बोलोगे रुड़की, उत्तराखंड। और राष्ट्रीय आपके सड़क अनुसंधान केंद्र बोले तो क्या बोलोगे, नई दिल्ली। और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र भी बोले तो क्या बोलोगे, नई दिल्ली। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या देगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को। खजुराहो के मंदिर, वेरी वेरी मोस्ट, क्योंकि खजुराहो एक जगह पड़ती है और ये जगह पड़ती है आपके छतरपुर। और ये छतरपुर पड़ता है आपके दोस्तों मध्य प्रदेश में। कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश। तो बताते हैं कि छतरपुर तहसील के खजुराहो के अंदर खूब सारे मंदिर है। इसमें से जैन मंदिर बहुत फेमस है। और खजुराहो के जो मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, ये आपके चंदेल शासकों द्वारा। किसके द्वारा, चंदेल शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया था। लेकिन यहाँ राइट उत्तर क्या मिल जाएगा आपको, चंदेल। खजुराहो के जैन मंदिर के ही जैसे एक राजस्थान में जैन मंदिर पड़ते हैं, जिनको बोलते हैं आपके कौन से भैया, दिलवाड़ा के जैन मंदिर। सोलंकी और चालुक्य शासकों द्वारा उनका निर्माण करवाया गया। जो माउंट आबू सिरोही में, जो वर्तमान में अगर देखा जाए तो राजस्थान में -डिग्री में आपके तापमान पड़ता है। और बताते हैं यहाँ माउंट आबू की जितनी भी झीलें पड़ती है, जैसे माउंट आबू की एक झील है जिसका नाम आता है आपके नक्की झील, जो बर्फ से जम जाती है दोस्तों सर्दियों के अंदर। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया दोस्तों, क्या प्रश्न मिलेगा आपको, बेटे क्या प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अब पता चलता है कितना आप पढ़ते हो कितना नहीं पढ़ते। बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी होल इन वन शब्द, यहां पे याद रखना, ये एग्जाम में कई बार आता है। यानी कि टी शब्दावली किस गेम से जुड़ी हुई है दोस्तों, कुछ नहीं करना, ये सारे किससे जुड़े हुए हैं दोस्तों, आपके गोल्फ से। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, अभी बता रहा हूं दोस्तों। फिर बोलो गुरुजी आपने बताया नहीं, अब बता दिया, लाडले सा स्क्रीनशॉट ले ले। टी शब्द पूछ लेता किससे बताओगे, गोल्फ से, कर लोगे, वेरी गुड। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया कि घना पक्षी बिहार किस राज्य में स्थित है। करे भाई साहब, सारे विद्यार्थी सेशन को दबा के शेयर करें। अंबिका सिंह हमारे बीच में जुड़ी हैं, गुड आफ्टरनून, नमस्कार गुड़िया। नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बस आपका एक ही कर्तव्य बनता है कि 2024 में कुछ भी हो जाए सर, अब की बार फरवरी मार्च में सिलेक्शन लेके रहेंगे। और सेशन को दबा के शेयर करें बेटा। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया, घना पक्षी बिहार राज्य कहां स्थित है। तो घना पक्षी बिहार राज्य की अगर बात की जाए तो ये आपके मध्य प्रदेश में है, या राजस्थान में है, या आपके भरतपुर में। घना पक्षी, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, राजस्थान, कोटा। केवलादेव भरतपुर में, घना पक्षी कोटा। मनीष का उत्तर आया सर डी, राजस्थान में। अब देखते एक ही बच्चे ने जवाब दिया, बस मनीष ने जवाब दिया। कितने बच्चे लाइव चल रहे हैं। हाँ, घना पक्षी आपके कहां पड़ता है, कोटा के अंदर। और राइट उत्तर क्या बन जाएगा इसका, राजस्थान। अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा। और जब ये सोमनाथ के मंदिर को लूट रहा था तब इसका समय क्या था। और बताते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर कितनी बार आक्रमण किया, गुरुजी 17 बार आक्रमण किया, जिसपे सर्वाधिक विजय हासिल मिलती है। और बताते हैं कि 1027 में जाटों के साथ युद्ध करता है, जिसको अंतिम था, उसके बाद इसके निकाल दिया जाता है। और इसने जो शासन किया था वो 1001 से लेकर 1030 तक इसका शासन रहता है। और बाहर से इसे कब निकाला गया, 1027 में, 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। महमूद गजनवी, जो गजनवी का एक शासक था, बिल्कुल छोटा सा सामान्य परिवार से था महमूद गजनवी। अटल बिहारी वाजपेयी बोले थे कि मुझे गजनी जाना है, वो बोला गजनी तो कुछ भी नहीं है। बोलो कुछ भी ना हो, बस एक बंदे को ढूंढना है और वो बंदे का देखना है घर कैसा है। किसकी बात कर रहे हैं, महमूद गजनवी की। उससे प्रेरणा ली थी। देखो इस बंदे का नॉर्मली जगह गजनी कुछ भी जगह नहीं है, मध्य एशिया का क्षेत्र पड़ता है आपके, और फिर भी वहां से एक बड़ा योद्धा जो भारत को लूट रहा है। अब देख लो भाई साहब, तो छोटे परिवार से ये नहीं होता कि ये छोटे परिवार से कुछ नहीं कर सकता। अब इसको देख लो, तो ये लूटा था 1025 में। कब लूटा था, 1025 में। लूटता है दोस्तों और कुछ नहीं करता, ये ना मंदिर को तुड़वाता है,
यहाँ से खजाने को लूटता है दोस्तों, और फिर बाद में बताते हैं कि समुद्र में इसको खजाने को डाल दिया जाता है। कौन सी पुस्तक में मिलता है, कौन व्यक्ति बताता है? और महमूद गजनवी के शासन काल के समय भारत में एक आपके यात्री आया था जिसका नाम था अल बरूनी। क्या नाम था? अल बरूनी। अल बरूनी ने एक पुस्तक लिखी थी, किताब अल अल हिंद, किताब उल हिंद या अल हिंद के नाम, हिंदुस्तान नामा बोलते हैं इसको। तो इसका राइट उत्तर क्या मिलेगा? 1025 आपको। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। असम राज्य का कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए? अब ये प्रश्न भाई साहब है हल्का प्रश्न, लेकिन कई बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि असम का एक राष्ट्रीय उद्यान है गुरुजी। उस राष्ट्रीय उद्यान में आपके जो जंगली गैंडे पाए जाते हैं वो एक सींग के गैंडे पाए जाते हैं। और ये एक सींग के गैंडे भारत के दो ही राज्यों में फेमस है, एक असम के अंदर, एक पश्चिम बंगाल के अंदर। और यहाँ जो पाए जाते हैं उसका नाम है राष्ट्रीय काजीरंगा उद्यान। कौन सा? राष्ट्रीय काजीरंगा। ये सारे आपके जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पड़ते हैं? असम के अंदर पड़ते हैं। देही पटकाई ये नया राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था आपके 2020 के अंदर। अगला प्रश्न देखना, ओलंपिक खेलों में हॉकी को किस वर्ष शामिल किया गया? अच्छा प्रश्न है। जैसे हॉकी को शामिल किया, भारत ने अपना तांडव दिखा दिया, कर्तव्य दिखा दिया और गोल्ड मेडल ले लिया। किसकी कप्तानी में? मेजर ध्यानचंद की कप्तानी में। कोई दिक्कत नहीं, फिर अगली बार जीत रहा है, फिर अगली बार जीत रहा है। फिर जर्मनी के शासक अडोल्फ हिटलर ने बोला कि तू हमारे देश से खेल। उसने बोला था तू हॉकी का जादूगर है भाई साहब, मैजिशियन है हॉकी का, देख ले अब। तो वो बात किसकी कर रहा है? मेजर ध्यानचंद के, हॉकी के जादूगर की। तो पहली बार ओलंपिक में हॉकी को शामिल कर लिया 1928 में, और आपको पता है क्रिकेट को शामिल कर लिया और 2028 के अंदर इसे खेला जाएगा। क्या पता क्रिकेट इसमें लक्ष्य प्राप्त करता है या नहीं करता, ये भी देखेंगे। अगले प्रश्न को देखिए, अलग क्या दिया गया है कि राष्ट्रीय क्रेडिट कोर यानी कि एनसीसी की स्थापना पूछ रहा है। और एनसीसी का जो मुख्यालय पड़ता है ये नई दिल्ली में पड़ता है दोस्तों। एनसीसी एनसीसी की बात करें, एनसीसी की ग्रेड मिलती है ना, ए ग्रेड हो गई, बी ग्रेड हो गई, सी ग्रेड हो गई। उच्च ग्रेड इसको ए बोलते हैं या सी बोलते हैं? एनसीसी ग्रेड में सबसे बड़ी कौन सी होती है? सी ग्रेड होती है। लगता है आपको सी छोटी मिलेगी, वो सी बड़ी होती है। देखिए राष्ट्रीय एनसीसी की बात करें, याद रखना दोस्तों 16 अप्रैल को इसकी स्थापना की जाती है, और इसकी स्थापना की जाती है 1948 में। कब की जाती है? 1948 में दोस्तों। एनसीसी को लागू करने वाला भारत का पहला जो राज्य बना था वो उत्तर प्रदेश बना था, ये भी आपको ध्यान देना है। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? इसको अनसूचियां मत करना, अनुसूचियां करना। अनुसूचियां, ये अनुसूचियां कितनी है दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके बताइए। सप्पू सप्पू सप्पू, आज छोड़ूंगा नहीं, देख ले भाई सप्पू। फिर बोलो गुरुजी पढ़ते हैं पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हो आप? पढ़ते तो दिक्कत ही नहीं थी कोई। प्रदीप कुलेरी बता रहा है कि सर 1948 हो गया, 1900 ठीक 48। इसका अनुसूचियां कितनी है की बात कर रहा है, और कितनी थी की बात कर ले तो पहले कितनी थी? कौन सी अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है? कौन सी अनुसूची में शब्द का उल्लेख किया गया है? कौन सी अनुसूची में वेतन का उल्लेख किया गया है? वह कौन सी अनुसूची है जिसमें सूचियों का वर्णन मिलता है? वह कौन सी अनुसूची है जिसमें नगर पालिका का वर्णन मिलता है? 12वीं। और पंचायत का 11वीं। दल बदल के लिए आपके 10वीं। अगले प्रश्न को देखिए भाई, अगले प्रश्न में क्या दिया गया? बहुत ही शानदार व लाजवाब प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश है, बिल्कुल वेरी गुड, क्योंकि सूर्य में नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्रिया के कारण प्रकाश उत्सर्जित होता है, और वह पहुंचने में लगभग आपको 8 मिनट का समय लगता है। 8 मिनट और आपके 20 सेकंड। तो यहां प्रश्न क्या दिया गया है कि सूर्य का प्रकाश तो चंद्रमा पे पहुंच गया, और चंद्रमा से पृथ्वी पे पहुंचने में ये बात कर रहा है। तो याद रखना 1 सेकंड यानी कि लगभग आपके 1 सेकंड या 2 सेकंड मान लो, 1.3 सेकंड, मिनट नहीं है ये, 1.3 सेकंड, मोटा मोटा 1 सेकंड, और ज्यादा करे तो 2 सेकंड, 1.5 सेकंड भी नहीं है। उत्तर संख्या आपके सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट मिलेगा दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया? नेक्स्ट प्रश्न को, मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना के खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अब मध्य प्रदेश में पन्ना नामक एक खान है, मिनरल है। उस मिनरल की बात कराइए, किसके लिए फेमस है? सोना, चांदी, अबरक, हीरा, बताइए दोस्तों। पन्ना की खान मध्य प्रदेश में, और भारत में सर्वाधिक आपको
हीरा उत्पादन में पहला ही राज्य आता है मध्य प्रदेश। और हीरा सबसे कठोर धातु में नहीं, कठोर उप धातु में गिना जाता है। कठोर धातु बोले तो प्लेटिनम बतानी पड़ेगी। और ये किसके लिए फेमस है? हीरे के लिए। और जोहान बक्स नामक खान दक्षिण अफ्रीका में पड़ती है, जो किसके लिए? सोने के लिए। और दक्षिण अफ्रीका में एक जगह पड़ती है क्रिम्बेले, और क्रिम्बेले किसके लिए फेमस है? हीरे के लिए। और भारत में कोहिनूर का जो हीरा प्राप्त किया गया था, ये गोलकुंडा की खान, जो वर्तमान में तेलंगाना में पड़ती है। तो यहां राइट उत्तर आपको डायमंड मिलेगा, ये याद रखना। अगले प्रश्न में देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया? जय जवान जय किसान का नारा किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया? फटाफट से कमेंट करके बताइए। आवाज ऑन कर रखी है क्या आपने, या बाहर से आ रही है? जय जवान जय किसान का नारा किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, मोरारजी देसाई के द्वारा, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी? तो याद रखना, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन इतना पूछ ले, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। अगर प्रश्न आ जाए जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, अनुसंधान जुड़ जाए तब बोलना है नरेंद्र मोदी। सबको गोदी लेगा मोदी, देख लेना। अब निम्नलिखित में से किस देश को नील नदी का उपहार का मतलब होता है वरदान? वरदान के साथ अत्यधिक इसमें पानी बढ़ेगा तो ये वहां का क्या कहलाएगा? शोक भी कहलाएगा। इजिप्ट, जिसे वर्तमान में इजिप्ट या मिस्र के नाम से जाना जाता है। और विश्व की सबसे लंबी नदी में गिनी जाती है किसको? नील नदी को। विक्टोरिया झील से अपना पानी उठाती है दोस्तों, ये ध्यान देना। और नील नदी की लंबाई है लगभग 6650 किलोमीटर की लंबाई में। विश्व की सबसे ज्यादा अपवाह तंत्र की जो लंबी है या बड़ी है वो आपकी अमेजन मिलेगी। ये अफ्रीका की है सबसे, नील नदी घाटी सभ्यता इसी के कारण। अगले प्रश्न को देखिए, भारत के राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत की बात कर रहा है, उसका नाम क्या है? वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? यानी कि वंदे मातरम को जो गाया गया ये 1896 में गाया गया। और ये अधिवेशन कहां हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन में। कहां पे हुआ था दोस्तों? कलकत्ता अधिवेशन में। लेकिन इस राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रीयता का दर्जा जो दिया गया था, राष्ट्रीयता का दर्जा, ये 1950 में दिया गया था। कब दिया गया था? तो कई बार ये भी प्रश्न आता है कि सर वंदे मातरम को भारतीय संविधान में यानी कि राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया जाता है? 1950 में। लेकिन गाया कब जाता है? 1896। और इसी वर्ष में आपके मॉडर्न ओलंपिक खेलों की नींव भी रखी जाती है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, बहुत ही लाजवाब प्रश्न दोस्तों, आराम से करना, अभी बता रहा हूं, नहीं फोन में से थप्पड़ लगेंगे आपके। निम्नलिखित में से किस शहर को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का नगर पूछ रहा है। और अगर 7 टापुओं का नगर आ जाए, टापुओं का, तो 7 टापुओं का नगर या शहर आ जाए तो बोलोगे मुंबई। क्या बोलोगे? मुंबई। लेकिन यहां तो 7 पहाड़ी बोल दी। इटली की राजधानी रोम। और कई बार ये आता है कि गुरुजी जो रोम है ना, ये याद रखना अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन का हेडक्वार्टर रोम है। और ये रोम किस नदी के किनारे, ये पूछ लिया जाता है। कौन सी नदी है रोम? तो याद रखना टाइबर। तो टाइबर नदी के किनारे कौन सा शहर है भाई? रोम है, इटली की राजधानी। हाँ। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था? वेरी वेरी सापेक्षता का सिद्धांत दिया था दोस्तों। तो बिल्कुल अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। रमन प्रभाव किसका आता है? सीवी रमन का। जे थॉमस के द्वारा भाई साहब आपके इलेक्ट्रॉन की खोज की जाती है। थॉमस अल्वा एडिशन के द्वारा आपके ग्रामोफोन की, और भाई आपके जो वॉकी टॉकी होता है जिसको क्या बोलते हैं आपके, सॉरी ग्रामोफोन हो गया, और एक आपके बल्ब। तो बल्ब की खोज भी किसने की थी? थॉमस अल्वा एडिशन के द्वारा। अगले प्रश्न को देखिए, शक सम्मत को राष्ट्रीय पंचांग, ये कहता है कि जो आपका कैलेंडर है ना, उस कैलेंडर का नाम है शक सम्मत। अब भारतीय संविधान को के अंदर इस राष्ट्रीयता का दर्जा पंचांग को कब मिला था दोस्तों, ये बताना। पंचांग का मतलब होता है कैलेंडर, तिथियों का विवरण।
22 मार्च 1957 को सर भारतीय संविधान में सक्सम्मत को एक राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपना लिया जाता है। जबकि सक्सम्मत को लागू सक्सम्मत बना कब था? 78 ईस्वी में। कब बना था? 78 ईस्वी में। और ये किसके समय बना था? राजा कनिष्क के समय बना था, लेकिन कुषाण वंश के समय बना था दोस्तों। तो वंश पूछे तो कुषाण, राजा बोले तो कनिष्क आपको बताना है दोस्तों। करें दोस्तों, फटाफट से सेशन को शेयर करें। इसका पहला महीना कौन सा है? चैत्र माह। और अंतिम बोले तो फाल्गुन माह, आपको याद रखना है। और कौन से महीने में दिवाली बनाई जाती है? तो आप बोलोगे सर इसकी दिवाली कार्तिक माह में बनाई जाती है, नवंबर अक्टूबर के मध्य, ग्रेगोरियन कैलेंडर है। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला भारतीय बैंक कौन सा, यानी कि इसकी ब्रांचेस ज्यादा है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, आरबीआई थोड़ी मिलेगा, आरबीआई की तो शाखा है ही नहीं। हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं बहुत है, लंदन में बहुत है भाई इसकी। आगे देखिए, किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है? अब ये तो कोई बड़ा दिक्कत वाला तो प्रश्न है नहीं। कंगारुओं का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप भी कौन सा है? यहां पे गर्म चक्रवात आते हैं, और उन गर्म चक्रवात को बिल्ली बिल्ली कहा जाता है। तो बिल्ली बिल्ली नामक चक्रवात किस देश में आते हैं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम है कैनबरा। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मुद्रा चलती है, करेंसी चलती है, उसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की एक प्रमुख नदी है जिसका नाम आता है आपके डार्लिंग। क्या नाम आता है? और डार्लिंग एक शहर है जिसका नाम आता है सिडनी शहर। तो सिडनी शहर किस नदी के किनारे है? डार्लिंग नदी के किनारे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर घास के मैदान पाए जाते हैं, ठंडे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें डाउन्स कहा जाता है। क्या बोलाता है? डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमि का महाद्वीप कहलाता है। और कारण क्या है प्यासी भूमि का? कमेंट करके बताइए सारे विद्यार्थी। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से? वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? जो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में वनों की कटाई को रोकने के लिए ये आंदोलन किया जाता है। तो नाम से पता चल रहा है कि सर ये चिपको आंदोलन है। क्या है? चिपको आंदोलन। और नर्मदा बचाओ ये आंदोलन शुरू हुआ था 1985 में। मेधा पाटकर, मेधा पाटकर, मेधा पाटकर नामक इसके क्या थे? रचिताकार, जो नर्मदा बचाओ यानी कि नर्मदा नदी के पानी को लेकर। अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया? वर्ष 1923 में एक पार्टी की नींव रखी जाती है, और इस पार्टी का नाम पड़ता है सर स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की नींव की अहम भूमिका मोतीलाल नेहरू और आपके सी आर दास के द्वारा, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा बनाई जाती है। तो ऑप्शन संख्या यहां पे क्या बन जाएगा? ए और सी ऑप्शन। 1 जनवरी आपके आज ही के दिन यानी कि ये बनी थी। संयुक्त राज्य, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति है, तो गलत नहीं करोगे बिल्कुल भी। हाँ बिल्कुल। तो इसका राइट उत्तर क्या मिलेगा आपके? वाशिंगटन, यानी कि जॉर्ज वाशिंगटन। अगला देखिए, अगले प्रश्न में क्या देखे, एक दो प्रश्न और कर लेते हैं। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किससे दिया गया था? अब जर्मनी का जो एकीकरण का जो श्रेय है वो किसको दिया गया था? हाँ, बिस्मार्क को। किसको दिया गया था भाई साहब? तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगले प्रश्न को देखिए, लास्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कंपनी का पहला कारखाना लगाने की इजाजत किसे दी? कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला जाता है कि आप अपने सूरत में एक फैक्ट्री लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से बता दो। ये अपने लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, फटाफट से बताइए। अरे क्या हो गया इसको अब? बताइए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन अपनी क्लास का ये। फिर मिलते हैं आपसे शाम को। और सारे विद्यार्थी चैनल से बने रहे। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों। और नया साल लग चुका है, यानी कि 2024 आ चुका है। अब तो कुछ करके दिखा दो। अब माता पिता ने आपको भेज रखा कहीं पे, पैसे आपके लिए खर्च कर रहे हैं,
और आप खाते हो सो जाते हो, खाते हो सो जाते हो, यही काम थोड़ी बचा है। अरे पैसों का प्रयोग करे भाई ढंग से। आपको पता है पैसे आसानी से नहीं कमाए जाते। दिन रात एक करते हैं, खेत में लगे रहते हैं, फसल भी ढंग से नहीं मिलती, बरसात भी ढंग से नहीं होती, ओला गिर जाता है। अब उन्हें पता है, फिर भी आपके लिए करते हैं भाई साहब। हर एक माता पिता का कर्तव्य होता है अपने बालक को लक्ष्य की ओर पहुंचाना। तो आपका भी तो एक कर्तव्य है, उनकी साइड भी तो देखना भाई साहब। कब तक परेशान करोगे घर वालों को। तो बस आपसे एक ही निवेदन है कि 2024 के फरवरी मार्च के अंदर कुछ भी हो जाए, जो भी पेपर दोगे वो क्लियर होना चाहिए, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे आर्मी का हो, चाहे वो कोई भी स्टेट पुलिस का पेपर हो दोस्तों। ये आप आज निश्चित कर लो, प्रॉमिस कर दो सर कुछ भी हो जाए बस दिन रात एक करेंगे। अरे दिन रात एक करने की जरूरत भी नहीं है। हर एक सब्जेक्ट को 2-2 घंटे का टाइम देके पढ़ोगे ना आप, 2-2 घंटे का, 4 सब्जेक्ट है, 8 घंटे का भी टाइम निकालते हो, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ो, चाहे किताबों से पढ़ो, चाहे ऑफलाइन अकेडमी से पढ़ो, पढ़ो बस पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ो। अब पढ़ के बस लग जाना आपको। घर वाले पैसे नहीं देते, हम तो गुरुजी क्या कह रहे हैं बीकानेर में। अरे ऐसे नहीं बोलते चोरी। अरे चोरी के लिए भी तो कला होती है। अब यही काम करेगा कि चोरी वगैरह नहीं करना भाई साहब। तो जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, सभी से हाथ जोड़ के विनती है, क्लास को लाइक करे, शेयर करे। और जो भी हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म प्यारे से यूट्यूब यानी कि ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर, जो आपके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रोवाइड करवाते हैं, तो भाई लाभ उठाइए। आप अगर नहीं आ पा रहे तो ऑनलाइन देखिए, ऑफलाइन देखना चाहते हो तो हमारे पास आइए। संस्था में रहना पीना पढ़ाई आपके फिजिकल भी साथ साथ क्या आता है। तो कमांडो, आपको जो कमांडो ड्यूटी कर रहे हैं वो आपको फिजिकल भी कराते हैं। देख लो भाई साहब, रिटायर्ड फौजी सुरेंद्र खिचड़ जी संस्थान चला रहे हैं, वो आपको फिजिकल के साथ साथ रिटर्न भी करा रहे हैं। तो आप ध्यान क्यों नहीं देते भाई साहब। तो हमारे बीच में शिवनाथ जुड़े हैं, तो शिवनाथ से निवेदन करता हूं कि आइए, दो बातें बोली नए साल के ऊपर। आइए शिवनाथ भाई साहब। क्या बात है, आप शिवनाथ की तबीयत डाउन है क्या? शिवनाथ नहीं आ सकते? बच्चों को दो बातें बताइए कि रहना कैसा यहाँ पर, खाना फिजिकल बताइए। आइए शिवनाथ, आगे आइए भाई शिवनाथ, फटाफट से आइए। आइए आप, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। तो शिवनाथ, नया साल लग गया 2024 है। जी सर। तो 2024 में कोई गलतियां नहीं करनी ना। नहीं सर। 2023 में जो भी होगा उसका मतलब पश्चाताप तो रहेगा आपको। पश्चाताप तो ऐसा सर वैसे। तो इस बार फरवरी मार्च के अंदर जो भी वैकेंसी आपके, चाहे एसएससी जीडी की हो, चाहे यूपी पुलिस की हो, चाहे रेलवे की, चाहे आर्मी की, तो आपकी बार सिलेक्शन लोगे ना। जी सर, वो मेहनत तो जारी है, फिर अब बाकी तो। बच्चों को ये बताइए कि आप कि जो ऑफलाइन यहाँ पे संस्थान है, खाना पीना रहना पढ़ाई किस प्रकार की होती है। सर फिजिकल भी है, साथ में ऑफलाइन क्लास भी है, खाना पीना सब कुछ, ग्राउंड सब सुविधा है ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर जयपुर में। वैसे डायरेक्ट सर सुरेंद्र सर है हमारे अच्छा, वो सही आपके लिए बढ़िया। ना, वो खुद भी ग्राउंड में जाते हैं, वो खुद कराते हैं फिजिकल तो। और वैसे मैम भी है हिंदी के लिए। और मैथ जी, रीजनिंग। मैथ रीजनिंग के लिए सुनील सर है। आप हो जीके के लिए, जीके जीएस के लिए। बाकी तो खैर सब ठीक है सर। थैंक यू सर। तो अपना विद्यार्थी शिवनाथ शिवनाथ हमारे बीच में आके बताया कि दिनचर्या किस प्रकार रहती है ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर की। तो मैं आशा करता हूं सभी विद्यार्थी से कि आप जी जान से मेहनत करें। ऑफलाइन आओ तो बहुत बेटर है, ना हो तो ऑनलाइन में जरूर रहिए। तो मैं निवेदन करता हूं सुरेंद्र जी से कि सुरेंद्र जी नव वर्ष पे आपको दो चार बातें बताइए। तो सुरेंद्र जी आइए, एक बार बच्चों का अनुभव बढ़ाइए सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग।